हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 5 जून 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो रुद्रम 2 मिसाइल से संबंधित है। तो रुद्रम 2 DRDO और भारतीय वायुसेना ने इसका हाल ही में उड़ान परीक्षण किया है। और रुद्रम 2 जो है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित की गई है और निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम रही है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये एक स्वदेशी ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड प्रोपेल्ड आधारित एयर लॉन्च्ड मिसाइल प्रणाली है और इसे विशेष रूप से वायु से सतह पर स्थित दुश्मनों को लक्ष्य बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह मिसाइल उच्च सटीकता के साथ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, रडार प्रणालियों और अन्य रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है और एयर टू सरफेस मिसाइल होने के कारण इसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जाता है और ये भूमि या समुद्री सतह पर मौजूद लक्ष्य को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। रुद्रम 2 परियोजना का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने इसका नेतृत्व किया है, जो DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। तो ये रुद्रम 2 मिसाइल से संबंधित टॉपिक था। इसका सफल परीक्षण किया गया है। किस विमान से किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा, तो सुखोई 30 MKI। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक द अर्थ प्राइज़ 2026 से संबंधित है। तो ये भारत के 3 युवा नवप्रवर्तक को मिला है इस बार द अर्थ प्राइज़ 2026। क्या नाम है उनका? तो विवान छावछड़िया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। इन तीनों ने द अर्थ प्राइज़ 2026 के पहले वैश्विक विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। 16 वर्षीय इन छात्रों को उनके अभिनव आविष्कार प्लास्टिक के लिए सम्मानित किया गया है, जो इमली के बीजों के अपशिष्ट से तैयार एक जैव अवक्रमणीय जल शोधन तकनीक है। ये जल को शुद्ध करने की तकनीक है प्लास्टिक, और ये नवाचार जल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक कणों को हटाने के लिए विकसित किया गया है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब ये प्लास्टिक है क्या? तो ये एक विशेष प्रकार का पाउडर है जिसे जल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक कणों को आकर्षित करने के लिए विकसित किया गया है। जब इस पाउडर को पानी में मिलाया जाता है तो माइक्रोप्लास्टिक कण जो होते हैं वो आपस में चिपककर बड़े गुच्छे का निर्माण कर लेते हैं और फिर उनको बाद में हैंड हेल्ड मैग्नेट की सहायता से आसानी से हटाया जा सकता है। तो उनके इन्हीं प्रयास के लिए, इन तीनों के इन्हीं प्रयास के लिए इनको द अर्थ प्राइज़ 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक असम सरकार से संबंधित है। तो असम सरकार ने 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान शुरू करने का आह्वान किया है। ये जो महत्वाकांक्षी पहल है, इसके तहत पूरे राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उद्देश्य क्या है इस पहल का? तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, हरित क्षेत्र का विस्तार करना तथा समुदाय आधारित भागीदारी के माध्यम से लोगों को प्रकृति संरक्षण से जोड़ना। इस उद्देश्य से असम सरकार ने एक कदम उठाया है और इस कार्यक्रम में लगभग 35 लाख महिला स्वयं सहायता समूह की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो महिलाओं की भी काफ़ी अच्छी खासी भागीदारी रहेगी इसमें। अब विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में थोड़ा देख लेते हो। तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है और 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस बार का जो थीम होगा विश्व पर्यावरण दिवस का, उसका मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पे रहेगा और उससे निपटने के वैश्विक कार्रवाई पर होगा। 2025 की थीम क्या थी ये भी ध्यान रखिएगा। तो एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये 2025 की थीम थी और इस बार की जो थीम होगी वो क्लाइमेट चेंज होगी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार 5 जून 1974 को
ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इस बार 52वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी मेज़बानी अजरबैजान गणराज्य द्वारा की जा रही है। तो ये सारे टॉपिक्स भी, ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित है। तो विश्व की प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का जो समूह है G7, उसका 52वां शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 के बीच फ्रांस के एविया-ले-बैन्स में आयोजित किया जाएगा। और इस महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा। ऑब्वियसली फ्रांस में हो रहा तो फ्रांस ही मेज़बानी कर रहा है और इसकी अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे। और उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया है। अभी इस सम्मेलन में टाइम है, फिर आज हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि 3 जून 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर के माध्यम से अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, तो फिर से ये चर्चा में आया है, इसलिए अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। उस टाइम जब सम्मेलन होगा तब भी जो भी पॉइंट्स निकल के आएंगे उस समय भी एक बार और हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार और रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। और सम्मेलन में कई गैर G7 देशों के भी आमंत्रित किया गया है। कौन कौन से हैं इसमें मेनली? तो भारत, ब्राज़ील, केन्या, दक्षिण कोरिया, सीरिया, ये सभी जो देश हैं ये G7 के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनको शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब सवाल है कि G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। और इन सब के अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन भी G7 की बैठक में भाग लेता है। इस समूह की स्थापना 1970 के दशक में प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका 52वां शिखर सम्मेलन होने वाला है फ्रांस में 15 से 17 जून के बीच। नेक्स्ट टॉपिक भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI से संबंधित है। तो UPI ने अपनी वैश्विक पहुंच को और विस्तार देते हुए कंबोडिया में आधिकारिक रूप से सेवा शुरू कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि UPI को अब कंबोडिया की राष्ट्रीय QR भुगतान प्रणाली KHQR के साथ एकीकृत किया गया है। और इस नई सुविधा के माध्यम से अब भारतीय पर्यटक कंबोडिया में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध KHQR कोड को अपने UPI सक्षम मोबाइल ऐप से स्कैन करके सीधे भुगतान कर सकते हैं। जैसे हम लोग UPI पेमेंट करते हैं QR कोड स्कैन करके, तो अब कंबोडिया का QR कोड जो है राष्ट्रीय QR कोड, उसको स्कैन करके हम अपने UPI अकाउंट से वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे भारतीय पर्यटकों को आसानी होगी। अब UPI है क्या? तो ये भारत की इस UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भी ध्यान रखिएगा लोग, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भारत की रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। और ये प्रणाली बैंक खातों से सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। तो ये UPI के बारे में है। और अब कंबोडिया में जो ये सुविधा विकसित की गई है, इसके लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और ACLEDA बैंक प्लेस के बीच साझेदारी की गई है। ये कंबोडिया का बैंक प्लेस है जिसके बीच साझेदारी की गई है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष से संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है किसको? तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो चुनाव हुआ है ये न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के महासभा कक्ष में आयोजित किया गया है। इस चुनाव में खलीलुर रहमान ने कुल 190 मतों में से 99 मत प्राप्त कर जीत हासिल की है, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे एंड्रियास काकोरिस, उन्होंने 91 मत हासिल किए।
इस जीत के साथ रहमान आगामी 1 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए अपने पद पे कार्यरत होता है। तो खलीलुर रहमान अब अगले 1 साल के लिए इस पद पे रहेंगे। और यूएन महासभा का जो 81वां सत्र है वो 8 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगा। तो नियुक्ति अभी हो गई है, लेकिन ये काम करना कब से शुरू करेंगे, तो 8 सितंबर 2026 से। इस पद का आवंटन यूएन की क्षेत्रीय रोटेशन प्रणाली के अनुसार एशिया प्रशांत समूह को किया गया था। और एशिया प्रशांत समूह जो है ये संयुक्त राष्ट्र की 5 क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में से एक है, जिससे इस बार सदस्य चुना जाना था। और महासभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सदस्य देशों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोटल कितने सदस्य हैं, तो 193, यानी कि 193 टोटल सदस्य देश हैं, 193। तो इन सदस्य देशों ने गुप्त मतदान के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव किया है। और 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो खलीलुर रहमान बांग्लादेश के हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC की ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन वाइज भी करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं या आपके पास कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन भी, हर मंथ के क्वेश्चन भी अवेलेबल होते हैं। 100+ क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसके थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।